नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी रमा त्यागी हैं। तो साफ तौर पर भारत की विदेश नीति और हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को नई मजबूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सेशल्स के दौरे पर हैं। ये यात्रा भारत और सेशल्स के बीच दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, ब्लू इकोनॉमी और विकास परियोजनाओं जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। साथ ही दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण है ये यात्रा। हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका और पड़ोसी प्रथम तथा क्षेत्रीय सहयोग की नीति के लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को और मजबूत करने वाला कदम माना जा रहा है। तो इस यात्रा से क्या होंगे भारत और सेशल्स के रिश्तों पर असर, किन समझौतों पर रहेगी दुनिया की नजर और हिंद महासागर में भारत की रणनीति को कैसे मिलेगी नई ताकत, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और आइए अब सीधे वहीं का रुख करते हैं और आपको दिखाते हैं वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर हो रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीधे दृश्य आप देख रहे हैं विक्टोरिया के सेशल्स से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री का सेशल्स का दौरा। ये प्रधानमंत्री के सेशल्स दौरे का दूसरा दिन है और आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है।
ये यात्रा भारत और सेशल्स के बीच दशकों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को नई दिशा देने वाली मानी जा रही है। प्रधानमंत्री अगर आज के कार्यक्रम की बात करें तो सेशल्स के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, व्यापार, डिजिटल कनेक्टिविटी, क्षमता निर्माण, ब्लू इकोनॉमी और विकास परियोजनाओं जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा होने की भी संभावना है और साथ ही दोनों देशों के बीच कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। तो जो परंपरागत संबंध चले आ रहे हैं उनमें और ज़्यादा मजबूती और किस तरह से कूटनीतिक रूप से इन संबंधों को और ज़्यादा आधार प्रदान किया जाए, इस दृष्टि से ये दौरा प्रधानमंत्री का बेहद महत्वपूर्ण है। विशेषकर हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका की बात की जाए, पड़ोसी प्रथम तथा क्षेत्रीय सहयोग की नीति के लिहाज से भी ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इसके साथ ही भारत की कूटनीतिक प्राथमिकताओं को और मजबूत कैसे किया जाए, इस दिशा में भी ये बेहद महत्वपूर्ण कदम है। जिस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर है, जिस तरह से बदलती वैश्विक प्राथमिकताएं हैं, उसको देखते हुए ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विशेषकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में मजबूती जिस तरह से आवश्यक हो गई है और उसमें जो विविध आयाम हैं उनमें नई संभावनाओं के द्वार खोलता हुआ प्रधानमंत्री का ये दौरा नज़र आ रहा है। पूरी दुनिया के इस दौरे पर नज़र है और किस तरह से भारत की रणनीति को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक नई ताकत मिल रही है, उसको देखते हुए ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर, क्योंकि भारत सेशल्स संबंधों के 50 वर्ष भी पूरे हुए हैं, तो ऐसे में आज का दिन बेहद खास होने वाला है और इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो साफ तौर पर नजर आ रही है। भारत और सेशल्स के बीच वर्ष 1976 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए थे और इसीलिए अब आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और उसके बाद से दोनों देशों के संबंध लगातार मजबूत नजर आए हैं और साथ ही साथ लाभदायक भी रहे हैं। भारत ने सेशल्स के लिए बहुत कुछ किया है और ऐसे में दोनों देशों के साथ जो आपसी संबंध है वो और ज्यादा प्रगाढ़ इस दौरे के बाद होते हुए नजर आ रहे हैं। सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता का प्रमुख भागीदार है, जो अपने आप में तमाम जो नीतियां इस दौरे के जरिए जो बनती हुई नजर आएंगी वो आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण तो करेंगी ही, साथ ही साथ एक बड़ा मजबूत स्तंभ भी रखती हुई नजर आएंगी, जो आने वाले समय में दोनों देशों के जो रिश्ते हैं, पारस्परिक संबंधों को देखते हुए वैश्विक पटल पर एक बड़ी छाप साफ तौर पर इनसे नजर आएगी। और इस वर्ष ये दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के क्योंकि 50 वर्ष भी मना रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पहल हो जाती है और इसी के लिए आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तमाम रणनीतियों को लेकर, तमाम जो अलग अलग द्विपक्षीय वार्ता होंगी उनको लेकर और इसी के साथ साथ जो तमाम क्षेत्रों में बातचीत आगे बढ़ती हुई नजर आएगी उनको लेकर, क्योंकि ये तमाम ऐसे नीतिगत निर्णय हैं जिनसे आने वाले समय में जो बेहतर भविष्य है वो साफ तौर पर और ज़्यादा उज्जवल होता हुआ नजर आएगा और इसकी बानगी कई बार देखने को मिली है। और ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं वो सब कुछ दिखा रही है कि किस तरह से जो पारस्परिक संबंध हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, संबंधों की आत्मीयता और गर्माहट जो है साफ तौर पर नज़र आ रही है और कई मायनों में महत्वपूर्ण है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, इंडो पैसिफिक में भारत की स्थिति के रूप में महत्वपूर्ण है और उसके साथ ही रणनीतिक रूप से जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, कूटनीतिक संबंधों किस तरह से और मजबूती दी जाए, उसको देखते हुए ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े उससे पहले हम आपको पीएम मोदी के सेशल्स में आज के कार्यक्रम के बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। ये जानना क्योंकि बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 दिवसीय सेशल्स यात्रा का आज दूसरा दिन है। पीएम आज सबसे पहले सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक अमनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देने पर चर्चा होगी। दोनों पक्षों के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे विषय एजेंडे में प्रमुखता से शामिल हैं। ब्लू इकोनॉमी पर विशेष ध्यान जो है इसमें दिया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन भी एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है चर्चा के दौरान और इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण कई विषय हैं, कई समझौते होने की संभावना है। प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा का आज दूसरा दिन है। इसके बाद प्रधानमंत्री सेशल्स में रह रहे भारतीय समुदाय के साथ, भारतवंशियों के साथ संवाद भी करेंगे। शाम के समय पीएम सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। ये दोनों देशों के बीच मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों और संसदीय परंपराओं का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। और वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कल विक्टोरिया पहुंचने पर हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मनी ने उनकी अगवानी की। प्रधानमंत्री मोदी को वहां गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में सेशल्स के एक समुदाय
और गुजरात के प्रवासी लोगों ने कच्छ का नृत्य भी पेश किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय और सेशल्स के लोग भी मौजूद रहे, जिन्होंने नारे लगाकर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और अभिनंदन किया। और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजदूत गुरजीत सिंह जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और अतुल अनेजा जी जुड़े हुए हैं, विदेश मामलों के विशेषज्ञ हैं। सबसे पहले एम्बेसडर गुरजीत, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का ये दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है, सब जानते हैं, सबकी नज़रें इस पर लगी हुई हैं, विशेषकर जो बदलता वैश्विक परिदृश्य है उसको देखते हुए। उसके साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र का अगर हम देखें तो सेशल्स जो है वो जो द्वीपीय देश हैं, छोटे देश हैं, उनमें बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो किस तरह से 70 के दशक में जो पारंपरिक संबंध स्थापित हुए थे और 2014 के बाद से उनमें एक नई ऊर्जा आई, उसको और मजबूती देता हुआ प्रधानमंत्री का यह दौरा दिखाई देता है। तो ऐसे में ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो यहाँ मौजूदा जो अभी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ऐसे में ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि ये जो पारस्परिक संबंध है वो और ज़्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नज़र आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और ऐसे में हमारे साथ खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ रहे हैं। राहुल मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ सी राजशेखर जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सी राजशेखर जी, आप ही का रुख कर रहा हूं और शुरुआत आपके साथ करना चाहता हूं। किस तरह से इस पूरे दौरे को आप देखते हैं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण है, और साथ ही साथ जब 50 वर्ष इस तरह से जो राजनयिक संबंध हैं उनके होते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत होती है और ये दिखाती है कि पारस्परिक संबंध कितने ज़्यादा मजबूत हुए हैं। ऐसे में इस दौरे से और भी तमाम क्षेत्रों में और ज़्यादा मजबूती आएगी। किस तरह से आकलन करेंगे इस पूरी यात्रा का? जी धन्यवाद। जैसे आपने बताया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये दौरा है। हमें 12 साल पहले 2015 फरवरी में प्रधानमंत्री जी एम्बेसडर्स के कॉन्फ्रेंस में एक कॉल दिया है कि राजदूतों, दूर से दूर, भारत से दूर छोटे से छोटे देश भी ये शिकायत नहीं करना है कि भारत हमें पूछता नहीं है। तो ये देखिएगा, सेशल्स बहुत ही छोटा, ये कितना छोटा है बोले तो इसकी आबादी है ये 1.25 लाख की आबादी है। तो इससे बड़े हमारे गांव भी होते हैं। और ये भूटान हमारे छोटे नज़दीकी पड़ोस है। तो भूटान के आबादी में ये बहुत ही छोटा 1/6 एक हिस्सा है, एक भाग होता है। और इसका पूरा टेरिटरी है 400 स्क्वायर किलोमीटर्स का ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी। तो बहुत ही छोटा देश है। मगर प्रधानमंत्री जी 2015 में गए थे वहाँ पहली बार, और अभी 2026 में उनके यही राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आए हैं। और उनके अभी स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह चल रहा है, उसमें प्रधानमंत्री जी को मुख्य अतिथि बन के आने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये वेरी स्पेशल स्टेट विजिट है। ये भी है कि आपसी संबंध, हिंदुस्तान और भारत और सेशल्स के आपसी संबंध का भी ये स्वर्ण जयंती समारोह है। इसमें हमारे प्रधानमंत्री जी जो पहले प्रधानमंत्री हैं भारत से, इनके स्वतंत्रता जयंती में ये मुख्य अतिथि बन के का जो आदर मिला है। तो इसलिए एक बात है। दूसरी बात है रणनीति के तौर से, जो यहाँ से भारत से 4000 किलोमीटर की दूरी में है और अफ्रीका से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी है। वहाँ पे बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है। तो वहाँ से जो भी तो मैरीटाइम सिक्योरिटी, सुरक्षा के पर्सपेक्टिव से, टू स्टॉप स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, नार्कोटिक स्मगलिंग, आर्म्स स्मगलिंग और पायरेसी को रोकने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इस दौरे पे, जैसा हमारे राजदूत ने पहले टिप्पणी दिया है, तो
उनके डेवलपमेंट और डिफेंस मैरिटाइम सुरक्षा के बारे में बातचीत होंगे। तो एक है द्विपाक्षिक बातचीत होंगे और प्रधानमंत्री जी उनके संसद को एड्रेस करेंगे और उनके स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि बन के चलेंगे और बहुत सारे उनके क्षमता निर्माण में डिफेंस कैपेबिलिटीज में भी हमारे ऑफिसर्स भी वहाँ चलते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके 1% के आबादी को हिंदुस्तान में ऑलरेडी हाईटेक इंडियन टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम के अंदर उनको ट्रेनिंग भी दिया है। तो ये बहुत ही पारंपरिक हिंदुस्तान, भारत और सेशल्स के बीच में ये तो संबंध 250 साल पहले से हैं, जो जिस टाइम पे वो फ्रेंच कॉलोनी रहा था, हिंदुस्तानी को वहाँ काम करने के लिए खेती में ले गया था। अभी भारतीय समुदाय के वो 10% वहाँ के पॉपुलेशन में बनता है। तो उन्होंने भी बहुत उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी की स्वागत किया है। तो हर तौर से बहुत ही महत्वपूर्ण विजिट है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री के शामिल होने, नेशनल असेंबली को संबोधित करने, तो किस तरह से जो दोनों देशों के पारंपरिक संबंध हैं उनमें मजबूती के साथ साथ एक गहरा विश्वास भी दिखाई देता है, और ये विश्वास कितना ज़रूरी है जब हम हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की सक्रिय भूमिका की बात करते हैं? देखिए रमा जी, आज ही के दिन 1976 में जब सेशल्स को आज़ादी मिली थी, उस समय भी भारत की एक शिप INS नीलगिरी वहाँ पर मौजूद थी और स्वतंत्रता के 3 साल के अंदर 1979 में पहली विजिट हुई, प्राइम मिनिस्ट्रियल विजिट भारत की तरफ से। तो ये संबंध भरोसे पे, जैसा आपने बहुत सही बात कही कि ये संबंध भरोसे पर आधारित है। सेशल्स की ज़रूरतों के हिसाब से भारत अपने संबंधों को एक तरह से कहें कि कस्टमाइज़ किया है। हम सेशल्स के साथ बहुत बड़ा व्यापार या बहुत बड़ा निवेश या बहुत फ़ायदा नहीं देखते हैं। एक छोटे साइज़ के, एक छोटी इकोनॉमी के देश के साथ, मित्र देश के साथ हम अपने संबंधों को किस तरह से ऐसा बनाएं कि हमारे मित्र देश का फ़ायदा हो। तो ये एक ऐसा द्विपक्षीय संबंध है जिसमें भारत अपना नफ़ा नुकसान देखने के बजाय भरोसे की नींव पर अपने संबंधों को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें सेशल्स का फ़ायदा हमारी पहली प्राथमिकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा और ये स्वर्ण जयंती में प्रधानमंत्री को बुलाना गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर, ये इसका बहुत बड़ा परिचायक है। हम जितने भी सेक्टर्स देखें सेशल्स की, चाहे वो रक्षा सुरक्षा की बात हो या उनकी आर्थिक विकास की, आर्थिक प्रगति की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, ब्लू इकोनॉमी का सेक्टर हो, कनेक्टिविटी भी, भारत और सेशल्स के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको भी लेकर के भारत ने बहुत सारा काम किया है। 1.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर की जो उनकी तटरेखा है, उसकी सुरक्षा में भी भारत का सहयोग बहुत हमेशा से बहुत मजबूत और बहुत खास रहा है। इस वक्त भी जब प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की यात्रा कर रहे हैं, तब भी भारत के 3 नौसेना के 3 जहाज वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक तरह से ये भी एक सिग्नलिंग है कि आपकी सेशल्स की रक्षा में और उसकी सुरक्षा में भारत हमेशा तत्पर है। हम सिर्फ वहाँ पर प्रधानमंत्री, जो कि 1.5 बिलियन भारतीयों के प्रतिनिधि हैं, उसके तौर पर भी ये बात सामने रखने की कोशिश की गई है कि वहाँ पर सिर्फ एक औपचारिकता के लिए वो नहीं है। इस पूरे परेड में, इस पूरे सेलिब्रेशन में भारतीय सेना भी सेशल्स के साथ जुड़ी हुई है और सेशल्स के साथ वो तमाम आयामों पर, तमाम मुद्दों पर काम करने को तैयार है। और मुझे लगता है इस विजिट में जो आगे MOUs भी आएंगे, बिल्कुल उनसे भी ये बहुत अच्छी तरह। राहुल जी, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है मेरा कि जैसे हम देख रहे हैं तमाम संयुक्त जो सैन्य अभियान है उनको भी लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे में लेमिटी का नाम साफ तौर पर बड़ा सुनाई देता है। ऐसे में आगे की जब हम रणनीतियों की बात करते हैं, तो क्या ये साझा अभ्यास दोनों देशों के हितों में रहते हुए आपसी जो हित हैं और रक्षा सुरक्षा के मुद्दे को लेकर और ज्यादा प्रभावी ढंग से यहाँ से नजर आएंगे जब इन पर आगे की रणनीति बनेगी? जी गौरव जी, देखिए हिंद महासागर की जो
आंतरिक जो डायनामिक्स है, छोटे जो वहाँ पे इस तरह के देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं, उनकी इंटरनल डायनामिक्स को देखते हुए भारत की जो भी सुरक्षा का जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं, बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज है, उनका फोकस हमेशा इस बात पर रहा है, पहला कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ाया जाए, दूसरा उन क्षेत्रों में काम किया जाए मिलकर जिससे कि वो देश, चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे वो सेशल्स हो, ये तमाम देश अपनी सुरक्षा को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा स्वावलंबी बन सके। क्योंकि हमें मालूम है कि सेशल्स के जो संबंध पिछले कुछ दिनों में मालदीव्स के साथ रहे हैं, मालदीव्स भी हमारा मित्र देश है, उन दोनों के बीच में आइलैंड्स को लेकर के, आपस में क्लेम्स को लेकर के तमाम दिक्कतें हैं, फिशिंग को लेकर के तमाम हिंद महासागर के छोटे देशों के बीच में प्रतिद्वंदिता है, या एक तरह से कहें कि थोड़ा तनातनी है। इन बातों को परे रखते हुए भारत मिलिट्री क्षेत्र में, सैन्य के क्षेत्र में कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात करता है और तमाम एक्सरसाइजेस में इसी पर फोकस रहा है। दूसरा फोकस रहा है कि कैसे आर्मी, नेवी पर्सनल हो या एयरफोर्स हो, उनको कैसे इस लेवल पर लाया जा सके कि वो हिंद महासागर की सुरक्षा में अकेले नहीं तो कम से कम दूसरे भारत जैसे शक्तियों के साथ मिलकर हिंद महासागर की जो शिपिंग लेन्स हैं, जो उसकी कनेक्टिविटी, जो हाई सीज का ट्रांसपोर्ट है, उसको कैसे मजबूत और सुदृढ़ बना सके। तो इस क्षेत्र में भारत का हमेशा से मानना रहा है कि भारत एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है हिंद महासागर में, और ख़ास तौर पे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के क्षेत्र हैं। तो ब्लू इकोनॉमी भी है, इलीगल एंड अंडर रिपोर्टेड फिशिंग है, साथ में जो ट्रांसपोर्ट शिपिंग कॉरिडोर्स हैं उनकी सुरक्षा है, पायरेसी, गन रनिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, नारकोटिक्स की भी समस्या एक हमें दिखती है जो अफ्रीकन क्षेत्र से जो हिंद महासागर को एक समस्या आती है वो नारकोटिक्स की है, और दूसरी समस्या आती है इलीगल गन रनिंग की। इन दोनों ही क्षेत्रों को, मैरीटाइम पायरेसी के साथ साथ इन क्षेत्रों में भारत का हमेशा से मानना रहा है और भारत की हमेशा से कोशिश रही है कि इन जो सेशल्स जैसे जो देश हैं वो एक आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये इस तरह काम करें कि जैसे हमारे पुलिस के चेक पोस्ट होते हैं जिन पर भारत भरोसा कर सकता है, और दुनिया के तमाम जो देश जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को मानते हैं वो इन देशों को एक पोर्ट ऑफ ट्रस्ट के तौर पर देखें, एक भरोसे का पोर्ट देखें जिसके साथ वो अपना सहयोग बढ़ा सकें। तो भारत की भूमिका दो आयामों में महत्वपूर्ण है। पहला, द्विपक्षीय स्तर पर जो भी विकास और सहयोग सुरक्षा की बात है, और दूसरा मल्टीलैटरल लेवल पे भारत जब सेशल्स की ताकत को बढ़ाता है, उसकी कैपेसिटी को डेवलप करता है, तो सेशल्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मल्टीलैटरल लेवल पर दुनिया के तमाम देशों को सहयोग देने की क्षमता में आता है। तो ये दो महत्वपूर्ण आयाम है भारत और सेशल्स की मित्रता में। बिल्कुल। सी राजशेखर जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, जिस तरह से प्रोफेसर राहुल मिश्रा ने भी बताया कि अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करते हैं उसमें ये जो द्वीपीय देश हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं या फिर हम रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है और कनेक्टिविटी की दृष्टि से ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? क्योंकि अगर हम पूर्वी अफ्रीका की बात करते हैं, मिडिल ईस्ट की बात करते हैं या यूरोप के देशों की भी बात करते हैं, तो किस तरह से ये वहाँ पर व्यापार के लिए एक वैकल्पिक मार्ग भी प्रदान करता है और कितना महत्वपूर्ण अब हो जाता है जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस टाइम है? सही है, जो कनेक्टिविटी से स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और प्रगति के लिए एक अच्छा बुनियाद बनता है। तो कनेक्टिविटी की बात पिछले जब फरवरी में उनके राष्ट्रपति जी आए थे दिल्ली, डॉक्टर पैट्रिक, उस वक्त एक कनेक्टिविटी की बात। और ये कुछ और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं गार्ड ऑफ ऑनर से जुड़ी हुई। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लगातार वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके साथ साझा कर रहा है।
सेशल यात्रा का प्रधानमंत्री की सेशल्स यात्रा का दूसरा दिन प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये दृश्य आप देख रहे हैं और प्रधानमंत्री की ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है जब हम समुद्री सुरक्षा की बात करते हैं, दोनों देशों के संबंधों में, द्विपक्षीय संबंधों में ऊंचाई की बात करते हैं और लगातार जिस तरह से व्यापारिक गतिविधियों की बात करते हैं, किस तरह से उसमें नए रास्ते तलाशे जा सकते हैं और जिस तरह से भू राजनीतिक स्थिति है उसमें द्वीपीय देशों के साथ नए समाधान किस तरह से तलाशे जा सकते हैं, उसको देखते हुए ये काफ़ी महत्वपूर्ण यात्रा है। ये यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी की ये दूसरी यात्रा है और पहली बेहद सफल यात्रा के बाद जिस तरह से जो उच्च स्तरीय संबंध विशिष्ट अधिकारियों में स्थापित हुए और लगातार जो है इन संबंधों में गहराई आ रही है, ऊंचाई आ रही है, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण है। सेशल्स दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी की आज सेशल्स के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और ये तस्वीरें बेहद खास और ये जो क्षण है वो काफ़ी मजबूती भरा दिखाई दे रहा है क्योंकि आने वाले समय में एक साफ तौर पर जो आपसी संबंध है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे और ये मुलाकात कई मायनों में बेहद खास है तमाम क्षेत्रों में। और साफ तौर पर जब हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, उस ओर बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि सुरक्षा नीतियों को लेकर और इसके अलावा जो रक्षा नीतियां हैं उनमें कैसे और ज़्यादा मजबूती लानी है, इसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात नज़र आती है। और इसके अलावा भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं, तमाम ऐसे अलग अलग नीतियां हैं जो यहाँ से बनती हुई नजर आएंगी। रणनीतियों पर साफ तौर पर चर्चा होनी है और इसके अलावा भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी मुलाकात क्योंकि जिस तरह से दोनों देशों के आपसी संबंध हैं, पारस्परिक हितों को देखते हुए आगे बढ़ते हुए वैश्विक पटल पर जो तमाम चुनौतियां हैं, चाहे जलवायु परिवर्तन हो, इसके अलावा तमाम जो अलग अलग चुनौतियाँ हैं उनसे कैसे पार पाना है, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए ये मुलाकात कई मायनों में बेहद अहम, लगातार आपसी हितों को आगे बढ़ाते हुए और रक्षा क्षेत्र में साफ तौर पर सुरक्षा के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए दोनों देश आपसी हितों को आगे बढ़ाते हुए मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। और ये भविष्य की परिकल्पना है जो साफ तौर पर आने वाले समय में और ज़्यादा सार्थक होती हुई नजर आएगी क्योंकि जब देखा है कि ये जो तमाम अलग अलग दौर हैं और ये जो वार्ताएं हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हुए ये दोनों देश नज़र आ सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, जिस तरह से आप देखेंगे ये दृश्य आप देख रहे हैं और जो गर्मजोशी और आत्मीयता प्रधानमंत्री मोदी के बीच में और डॉक्टर पैट्रिक आर्मेनी के बीच में नज़र आ रही है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी पुरानी उपलब्धियां हैं इसके साथ ही वर्तमान में जिस तरह का विश्वास और सहयोग का एक नया आधार बना है, उससे भविष्य की जो नई संभावनाएं हैं उनमें कितने विस्तृत आयाम खुलते हुए दिखाई देते हैं, कितने महत्वपूर्ण ये दृश्य हैं? जी देखिए रमा जी, भारत और सेशल्स के बीच में जो संबंध है, खासतौर पर जो गर्मजोशी और जिस आतिथ्य भाव से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है, मुझे लगता है ये बहुत साफ तौर पर दिखाता है कि सेशल्स कितना भरोसा, कितना विश्वास रखता है भारत पर। और इन संबंधों के बीच में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि सेशल्स और तमाम जो भारत के मित्र देश हैं हिंद महासागर में, वो इस बात को समझते हैं कि आज भारत न सिर्फ ग्लोबल साउथ का बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र का एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसका इस क्षेत्र को लेकर के सिर्फ अपना एक संकीर्ण और स्वार्थ परक रवैया नहीं है। चीन के अगर हम कंपैरिजन में देखें, भारत की जो महासागर नीति है, जो पहले सागर थी और अब महासागर में हो गई, उसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट और हर किसी के विकास और हर किसी की प्रगति और हर किसी की सुरक्षा की बात हो रही है, बिना किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स के या किसी विशेष देश के खिलाफ जाए हुए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे जो आइलैंड नेशंस हैं वो हमेशा, चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो तमाम डिबेट्स हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उन तमाम बातों को देखते हुए ये जो तमाम छोटे देश हैं सेशल्स जैसे, ये मानते हैं कि भारत न सिर्फ उनके हितों का
ध्यान अपनी विदेश नीति में और अपनी क्लाइमेट नीति में, अपनी सुरक्षा नीति में रखता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनके कंसर्न्स को, इनकी चिंताओं को, इनकी आकांक्षाओं को सामने रखता है। मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भरोसा है बिल्कुल, ये सिर्फ द्विपक्षीय स्तर पर या भारत और सेशल्स के बीच में नहीं है। भारत की जो नीतियां हैं ग्लोबल साउथ को लेकर के, और जो भरोसा है कि भारत सेशल्स के हितों को और अपने तमाम मित्रों देशों के हितों को कभी पीछे नहीं जाने देगा, कभी उनको इग्नोर नहीं करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि बहुत अहम मौका है इस यात्रा का, और इस बैठक जो हो रही है और आगे जो डेलीगेशन लेवल बातचीत होगी, बैठकें होंगी, उनमें भी बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जो इस बात पे और प्रकाश डालेंगी, इसको और आगे प्रूव करेंगी। बिल्कुल। सी राजशेखर जी, साफ तौर पर देखें तो अजम्पशन आइलैंड जो प्रोजेक्ट है उसकी रूपरेखा पहले से निर्धारित नजर आ रही थी, और ऐसे में क्या इससे आने वाले समय में हम देख पाएंगे जो इस यात्रा के बाद और ज्यादा मजबूती आती हुई नजर आएगी? हाँ जी, तो एक तो जी हेलो या जी। सो सेशल्स बहुत ही छोटा देश है। इसकी प्रगति के लिए बहुत सारे डिफेंस के लिए और सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ के क्षेत्र में बहुत सारे काम करना है। तो इसके लिए भारत और सेशल्स एक जॉइंट विजन एक डेवलप किया है जी। तो इसको सेसेल कहा गया है। तो ये एब्रिविएशन एक्रोनिम का है, सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड security through enhanced linkages. Sustainability, economic growth and security through enhanced linkages. जी। तो सेशल जैसा उसका देश का नाम है, ऐसा भारत और सेशल्स दोनों का ये जॉइंट विजन है। ये जॉइंट विजन के द्वारा तो सेशल्स का प्रगति, इकोनॉमिक डिफेंस प्रगति, और दूसरी बात है जो डिफेंस मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन दोनों का साथ साथ आगे बढ़ाना और वहाँ के हिंद महासागर के क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बढ़ाना, ये है काम। इसके लिए बहुत सारे काम हो रहा है। हमारे ऑफिसर वहाँ जाके प्रशिक्षण दे रहे हैं उनको, और उनको यहाँ आके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनके डिप्लोमेट्स को, उनके अकाउंटेंट्स को, उनको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स को, उनके सिविल डिफेंस पुलिस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, और उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी इक्विपमेंट भी हम दे रहे हैं, बहुत एयर एंड नेवल एसेट्स। इस बार हम उनको दिया है पेट्रोल बोट्स गश्ती करने के लिए, जो हमारे गोवा शिपयार्ड में बने हैं, लेज़र बोट्स, और 10 उनके रिक्वेस्ट के रिस्पांस में 10 यूटिलिटी व्हीकल्स और एम्बुलेंसेस दिया है। और उनकी जो भी परसीव्ड नीड है उनके द्वारा हम भारत उनके मदद कर रहा है। और इस साल हम ब्रिक्स के चेयरमैनशिप भी कर रहे हैं। तो ब्रिक्स के ये हमारे ग्लोबल स्टेज में ये मौका है कि भारत ग्लोबल साउथ की वॉइस को सुनता है और उसका फैक्टर इन करता है, उनके प्रगति में तत्परता के साथ उनके साथ पार्टनरशिप निभाता है और भरोसा बढ़ाता है। यह है आमतौर से बड़ा मैसेज, बिग पिक्चर मैसेज थ्रू दिस विजिट। बिल्कुल, एक जो बड़ा मैसेज है वो दिखाई देता है इन दृश्यों से। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ये दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से मुस्कान है दोनों ही नेताओं के चेहरों पे, वो बताते हैं कि ये संबंध कितने मजबूत हुए हैं। और कोई भी संबंध मजबूत होने के लिए उनमें विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, एक आपसी साझेदारी और समझ विकसित होना बहुत ज़रूरी होता है। फरवरी में जब डॉक्टर पैट्रिक यहाँ पर आए थे तो स्थायित्व, आर्थिक विकास और सुरक्षा के लिए बेहतर संबंधों की स्थापना का एक दृष्टिकोण विकास करने पर बात हुआ था। अब जो है, अब द्विपक्षीय वार्ता में और उसके बाद जो लगातार कार्यक्रम होंगे, किस तरह से इसे परिणत करने के लिए एक आधार मिलेगा, किस तरह से एक ठोस नतीजा इस दिशा में भी आ सकता है? देखिए, एक बड़ा प्रोजेक्ट, जैसा कि पहले गौरव जी ने सवाल पूछा था,
अजम्पशन आइलैंड को लेकर के भारत और सेशल्स के बीच में जो सहयोग है, अजम्पशन आइलैंड 1150 किलोमीटर दूर है माहे से, और वहाँ पर दोनों ही देशों का ये मानना है कि वहाँ पर एक जॉइंट नेवल फैसिलिटी बने, एक ऐसा मिलिट्री पोर्ट बने जो सर्वेलांस और रिकॉनेसेंस दोनों ही कैपेबिलिटीज़ के लिए तैयार हो। और ये नेवल फैसिलिटी बनना भारत की सुरक्षा के साथ साथ भारत की सागर या महासागर नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सुरक्षा के आयाम में मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को, अजम्पशन आइलैंड प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने की बात होगी। साथ ही साथ भारत की कोशिश रही है कि सेशल्स में जो देश के अंदर जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे वो समुद्री जहाज़ों के, छोटे जहाज़ों के जरिए जो कनेक्टिविटी उसको बढ़ाना हो, इन तमाम क्षेत्रों में भारत सहयोग दे रहा है और तमाम इक्विपमेंट्स भारत ने दिए। तीसरा हाउसिंग का सेक्टर है, क्योंकि सेशल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है न सिर्फ सस्टेनेबल घरों की, बल्कि सस्टेनेबल हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो सोलर पैनल से जहाँ पर ऊर्जा आए, जो तमाम इस तरह की जो समुद्र से आने वाली जो परेशानियां हैं, नेचुरल डिजास्टर्स हैं, सुनामी जैसी दिक्कतें, साइक्लोन जैसी समस्याएं, फ्लडिंग या सी लेवल राइजिंग, जो कि एक बड़ी चुनौती है सेशल्स के लिए, इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए हाउसिंग को सस्टेनेबल बनाने में भी भारत का बहुत फोकस है। और इसीलिए सेशल्स भारत के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी जुड़ा हुआ है। तो सहयोग के, जैसा रमा जी आपने कहा कि ये जो तीन आपने मुद्दे गिने, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है कि टॉप प्रायोरिटी पर है तीनों। सुरक्षा भी है और आपसी रक्षा संबंधी आपसी सहयोग, जिसमें भारत बड़े तौर पे भारत लाइन ऑफ क्रेडिट देता है और साथ में कुछ अमाउंट लोन के ग्रांट के तौर पर भी देता है। तो दोनों ही तरीकों से, लाइन ऑफ क्रेडिट के तरीके से भी और सीधे ग्रांट्स दे करके भी वो सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा की कैपेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी और हाउसिंग, जो जन सुविधाओं की जो बात है, में फार्मा सेक्टर भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है भारत के लिए। हमें याद है कि वैक्सीन, जब कोविड-19 की महामारी थी, तो भारत ने सेशल्स को वैक्सीन के जरिए तमाम वैक्सीन प्रोवाइड कराई, और उसके लिए सेशल्स ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और फॉर्मल प्लेटफॉर्म्स पर भारत का धन्यवाद किया। तो ये तमाम क्षेत्र हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में राहुल जी, एक सवाल आता है कि जब हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हम लगातार, और इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद महासागर में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को लेकर भी जिस तरह से हम देख रहे हैं, तो सेशल्स कैसे यहाँ पर, क्या इस पर भी एक बेहतर रणनीति के तहत आगे बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं? और इसमें अगर ये कुछ होता है तो ये कितना महत्वपूर्ण आप कदम मानते हैं कि जिससे आने वाले समय में और ज़्यादा जो मजबूती और सशक्तिकरण है वो दोनों देशों के आपसी पारस्परिक रिश्तों में देखने को मिलेगा? देखिए, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है, ये अपने आप में एक ऐसा क्षेत्र है, ऐसा महासागर है जहाँ पर क्योंकि तमाम कॉन्टिनेंट्स जुड़े हुए हैं, तमाम व्यापारिक तौर पर समुद्री व्यापार का एक ये बहुत बड़ा चैनल है, तो इस वजह से हिंद महासागर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। ऐसे मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बिना उसके आप ये नहीं समझ सकते हैं कि इस समुद्री क्षेत्र में जो जहाज जा रहे हैं, या जो देश जिनका व्यापार इस पर निर्भर है, या जो देश, ये लिटोरल स्टेट्स जो देश इस क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद हैं, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो डोमेन अवेयरनेस, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का मतलब अगर हम साफ आम बोलचाल की भाषा में कहें तो ये समझना कि हमारे आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या चुनौतियां हैं, उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर चुनौतियों को देखा जाए तो उसमें नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में, जिसको हम कहते हैं कि प्राकृतिक आपदाएं हों, या जो फिशरीज का क्षेत्र है उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या उसमें घट रहा है, क्या बढ़ रहा है, इंटरनेशनल फिशिंग या एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है। उसके बाद जो नॉन ट्रेडिशनल के बाकी आयाम हैं, पायरेसी है, गन रनिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सब है। दूसरे देशों की जो गतिविधियां हैं उनसे कैसे निपटा जाए, नॉन स्टेट एक्टर से कैसे निपटा, तो तमाम ये जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है, इसकी ये बहुत ही मल्टी लेयर्ड और कॉम्प्लेक्स
एक कहा जाए कि ये एक सहयोग का क्षेत्र है जिसमें कोई एक देश, चाहे वो भारत हो, चाहे वो अमेरिका, रूस, फ्रांस, यूके, कोई एक देश या सिर्फ कुछ देश मिल करके मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को पूरी तरह से परफेक्ट नहीं कर सकते। उनके लिए हर देश महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर देश की अपनी जो EEZ है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वो हिंद महासागर के कुछ क्षेत्र को कवर करता है, और हर देश के लिए वहां पर जो उनकी मौजूदगी है उससे वो अपनी नेवी के थ्रू मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। कोस्ट गार्ड्स भी हैं और इंजीनियर्स भी हैं, रेडार सिस्टम है और सैटेलाइट मॉनिटरिंग है। ये तमाम क्षेत्र आज के समय में ड्रोन्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो भारत इन क्षेत्रों में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का जो सहयोग कर रहा है, उसमें भारत की कोशिश ये है कि इससे सेशल्स को भी फायदा हो और भारत की जो मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस है हिंद महासागर क्षेत्र को लेकर वो भी आगे बढ़े। बिल्कुल। सी राजशेखर जी, आपका रुख कर रहा हूं। दरअसल हम जब देख रहे हैं कि जो तमाम इस तरह के जो समुद्री इलाके हैं और साफ तौर पर ऐसे आइलैंड हैं, एक जो नया फेज देखने को मिला है वो इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ ब्लू इकोनॉमी पर खास तौर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। आपको क्या लगता है, क्या बड़ा बदलाव, क्या मेजर चेंजेस जो हैं वो यहाँ से देखने को मिलेंगे जिससे ब्लू इकोनॉमी पर जो साफ तौर पर फोकस रहा है इन दोनों देशों का, वो आपसी हितों को देखते हुए और ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आएगा? ये बहुत अच्छी बात है। एक सेशल्स है तो बहुत ही छोटा देश है जो ज्योग्राफिकल लैंड की तरफ पॉइंट से, मगर उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, ये बहुत बड़ा है। ये 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। इससे ये बहुत बड़ा पोटेंशियल होगा ब्लू इकोनॉमी के लिए, सो टूरिज्म के लिए भी और फिशिंग के लिए भी, और बहुत सारे जो मेरीन रिसोर्सेस को टैप करने के लिए। इसलिए पहली बात है हाइड्रोग्राफी सर्वे हम करवा रहे हैं भारत वहाँ पे, और एक हाइड्रोग्राफी वहाँ का सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं उनके लिए, और वहाँ एक हाइड्रोग्राफी सिस्टम बना के और उनको डेवलप भी करेंगे और हमें भी जॉइंट एक्सप्लोरेशन डेवलपमेंट करने का मौका मिलेगा। वो एक बात है। दूसरी बात जो प्रोफेसर राहुल जी जिक्र कर रहे थे, जो भारत और सेशल्स द्विपाक्षिक एक बात है और कई अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। एक उन्होंने बताया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बात है रिन्यूएबल एनर्जी में, और ऐसे ही दूसरी बात है जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से ये बहुत सारे उनके स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, SID बोलते हैं उनको, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स, छोटे ऐसे द्वीप के लिए उनके वल्नरेबिलिटीज बहुत सारे होते हैं। जैसे मालदीव्स कहता था कि एक दिन हम पूरा डूब भी सकते हैं, हम छोटे द्वीप हैं, तो उनको मल्टीपल वल्नरेबिलिटी इंडेक्स एक बना के कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक जैसा जो एंगेजमेंट होता है इनका विद वर्ल्ड बैंक जो हो, यूनाइटेड नेशंस पार्टनर से हो, मल्टीपल डेवलपमेंट बैंक से, उनसे बातचीत करने की उनका क्षमता भी नहीं होता है। उसके लिए उनको ट्रेनिंग भी दे रहे हैं हमारे सुषमा स्वराज विदेश सेवा इंस्टीट्यूट में, और इनको ये सिट्स कलेक्टिवली ये समष्टि रूप से उनको मल्टीलैटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और यूनाइटेड नेशंस पार्टनर से उनको एंगेज करने में भी उनको हम रास्ता दिखा रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। और एक है ये CDRA, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेसिस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, क्योंकि जो डिजास्टर इतने छोटे देश के लिए कहीं से आ सकता है। इसके लिए राहुल मिश्रा जी ने बताया कि हाउसिंग है उनका डिजास्टर प्रूफ होना चाहिए, जो हरिकेन से और उससे बचने के लिए उसको मल्टी हजार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बढ़ा रहे हैं। तो ये ऐसा मल्टीपल कई क्षेत्र में भारत और सेशल्स साथ साथ काम कर रहे हैं।
बिल्कुल बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है और एक विस्तृत जिसे कहते हैं विजन के तहत इस पर काम हो रहा है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे, ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो ये अपने आप में कितना विस्तृत क्षेत्र है, प्रधानमंत्री मोदी का भी ये कितना बड़ा विजन है, और दोनों देशों के बीच में जब इस विजन पर काम करने की बात आती है, समझौते की बात आती है या बातचीत की बात आती है, तो कितना बल मिलता है जब टिकाऊ मछली पालन पर हम बात करते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करते हैं और उसके साथ ही समुद्री जैव विविधता संरक्षण भी इसके अंदर आता है, तो ये अपने आप में कितना बड़ा विषय हो जाता है। देखिए, हिंद महासागर के क्षेत्र में या हिंद प्रशांत क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को लेकर के भारत का दृष्टिकोण हमेशा से बहुत स्पष्ट रहा है कि जो भी समुद्री हमारे जो रिसोर्सेज हैं, समुद्री जो संसाधन है, उनका इस तरह इस्तेमाल हो, चाहे वो आर्थिक विकास के लिए हो, चाहे वो व्यापार को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हो, या अपने देश के अंदर ही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उसको भी ध्यान में रखते हुए ऐसा विकास किया जाए, ऐसा देशों के साथ मिलकर के इस तरह की नीतियां बनाई जाएं कि जो समुद्री रिसोर्सेज हैं वो वापस पुनर्जीवित हो सके, उनको इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि वो पूरी तरह से डिप्लीट ना हो जाए, पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए। तो ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में चाहे वो पर्यटन हो, चाहे वो व्यापार हो, इन सभी क्षेत्रों में भारत की नीतियां सेशल्स के और तमाम जो दुनिया के छोटे आइलैंड स्टेट्स हैं उनकी नीतियों के साथ मेल खाती है। भारत ने ब्लू इकोनॉमी को लेकर के बड़े देशों के साथ भी, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भी इस पर सहयोग को बढ़ाया है। तो सेशल्स की ये बहुत अच्छी बात है कि उसकी ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव, ब्लू इकोनॉमी की अंडर करंट जिसे कहेंगे के तहत भारत विकास करना चाहता है, भारत व्यापार को बढ़ाना चाहता है, पर्यटन को आगे बढ़ाना चाहता है। तो ये सेशल्स के लिए एक बहुत अच्छी कहा जाए कि बहुत अच्छा डेवलपमेंट है, क्योंकि तमाम ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों में निवेश को बढ़ाने के या आर्थिक व्यापार को बढ़ाने के नाम पर उनके सामुद्रिक रिसोर्सेस को का शोषण करते हैं। तो ये प्रेडेटरी जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन मैकेनिज्म है वो भारत की नीति में नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये भारत और सेशल्स के संबंधों को मजबूत और एक दूरगामी परिणाम वाला रिश्ता बनाता है। बिल्कुल। सी राजशेखर जी, जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार जो पारस्परिक संबंध है वो और ज़्यादा मजबूती की ओर आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो तमाम सुरक्षा नीतियां और उसके अलावा जो अलग अलग क्षेत्र हैं इन पर तो फोकस रहेगा ही, कौन सा ऐसा सबसे प्रमुख आप मानते हैं कि जो बड़ी बातें हैं या टेक अवेज हैं जो निकलते हुए नजर आएंगे इस पूरी यात्रा के दौरान, जिनसे साफ तौर पर आने वाले समय में जो अवसर हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे और साफ तौर पर जो डेवलपमेंट के कार्य हैं वो और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे? तो बड़े बड़े मुद्दे ये हैं कि पहली बात है, भारत और सेशल्स के संबंध पारंपरिक है और तालमेल बहुत अच्छा रहा है और भरोसा, स्नेह, सद्भाव की बुनियादी पे सुदृढ़ होते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सिग्नल है। तो इसका सिंबोलिज्म है कि उनके स्वतंत्रता स्वर्ण जयंती समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर से आमंत्रित किया गया, ये है बात। और उनके, सेशल्स बहुत ही छोटा देश है, उनके प्रगति, उनके सुरक्षा के लिए भारत कंधे से कंधे मिला के काम करने के लिए तत्पर है। ये है, इसमें बहुत सारे क्षेत्र में को कोऑपरेट करने के लिए आइडेंटिफाई किया है। में जो आज प्रधानमंत्री जी उनको तोहफा देंगे, वो जो गोवा शिपयार्ड में बना पेट्रोल बोट्स हैं और उनके एम्बुलेंसेस भी आज पेश किया, उनको तोहफा दिया है। और दूसरी तरफ से बहुमुखी मल्टीलैटरल क्षेत्र में भी भारत और सेशल्स साथ साथ काम करेंगे। वो जो चाहे ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस में हो, यूनाइटेड नेशंस में हो, यानी जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड नेगोशिएशंस में हो, जो सिट्स को साथ, स्मॉल आइलैंड डेवलपमेंट स्टेट्स को साथ ले जाना हो, और सबको हेल्थ फॉर ऑल करने के लिए। और एक आज बात है कि इंडियन फार्माकोपिया, जो भारत के फार्माकोपिया है, उनको सेशल से रिकॉग्नाइज करवाने से उनको जन औषधि भेजने में भी और आसान हो जाएगा। और एक बात ये भी है होगा कि कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन रहा है, उसमें सेशल्स फुल मेंबर बन रहा है। और एक ये
बात है आगे बढ़ने के लिए। और एक दो मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि जैसा सेशल्स जैसा छोटा देश है, वो पहली बात है वो एक देश के नाते वायबिलिटी भी उसको मुश्किल होता है। इसके लिए उनके डेवलपमेंट और सिक्योरिटी सुरक्षा चैलेंजेस कई कई होते हैं, तो उनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। बहुत अच्छा है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं, मगर उनको एक्सपेक्टेशंस मीट करने के लिए हमें काफ़ी डिलीजेंटली बहुत फॉलो अप करना पड़ता है, वो एक बात है। दूसरी बात है, ये ऐसा नहीं प्रोजेक्ट करना है कि हम सेशल्स से इसलिए सहयोग कर रहे हैं कि हम दोनों मिलके कोई तीसरे देश के खिलाफ है, वैसा नहीं करना है, क्योंकि उसको नेगेटिव हो जाता है। वो जीरो सम गेम नहीं है, मगर हम भारत और सेशल्स साथ साथ काम करने के लिए मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ाने से पूरा दुनिया को फायदा होता है कि हम पायरेसी को कंट्रोल करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करें, नार्कोटिक स्मगलिंग और वेपन स्मगलिंग को कंट्रोल करें, और जो इलीगल फिशिंग होता है उसको भी हम रेगुलेट कर पाए। तो ये पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव निर्माणात्मक है हमारा सोच। ये दोनों हमें ये जागरूक रहना है कि हम दोनों कोई तीसरे देश के खिलाफ ऐसे प्रोजेक्ट कभी नहीं करें। बिल्कुल समाधान प्रस्तुत करने की दिशा में जो भारत का विजन है, ये जो है काफ़ी उत्सुकता का केंद्र भी है और आकर्षण का केंद्र भी है पूरे विश्व की। अगर हम बात करते हैं, प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपसे यही समझना चाहेंगे, बड़ी बात है जब आपसी साझेदारी की बात होती है, जिस तरह से हम विश्वास की बात भी कर रहे हैं और बढ़ते संबंधों की बात कर रहे हैं गैर पारंपरिक क्षेत्रों में भी। अब इसी में जिस तरह से सी राजशेखर जी कह रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं जो द्वीपीय देश हैं उनकी भारत से बहुत बढ़ गई है, तो इसके क्या वजह है? भारत क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया है और क्यों भारत की तरफ उम्मीदों की इतनी नजर अब लगी हुई है? ये कितना सफल विदेश नीति भी दिखाता है भारत की। देखिए रमा जी, भारत के साथ जो तमाम इसके जो छोटे मित्र देश हैं हिंद महासागर में, उनकी अपेक्षाएं बढ़ना लाजमी है, क्योंकि भारत आज विश्व की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। ये सिर्फ भारत की एजेंसीज नहीं कह रही हैं, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसीज, IMF जैसी एजेंसीज कह रही हैं। दूसरी बात यह है कि भारत ने अपने, क्योंकि भारत अपने सिर्फ राष्ट्रीय विकास और अपने आर्थिक प्रगति पर फोकस नहीं है, वो ग्लोबल साउथ को और अपने तमाम पड़ोसी देशों को महासागर की नीति के तहत या नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत सभी को साथ लेकर चलना चाहता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने, मुझे लगता है कि जब वो फ्रांस में थे तो उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास इसमें जरूरी है, सबका विश्वास। तो सेशल्स जैसे देश इसलिए भारत के साथ बहुत ज़्यादा उनकी अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भारत ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने का जो उसने जिम्मेदारी ली है, उसमें इन छोटे देशों के जो कंसर्न्स हैं, इनकी जो आकांक्षाएं हैं, इनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको भी ध्यान में रखे। और मुझे लगता है कि ये जो भी MOUs होंगे उसमें महासागर के बारे में भी बात होगी। आज सेशल्स कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव का हिस्सा है, तो क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर भी इस मिनी लैटरल में जो सहयोग हो रहा है उस पर भी बात होगी। लेकिन साथ ही साथ जो सेशल्स के लिए 50 साल की दोस्ती हो गई और ये तमाम संबंध और सेशल्स का अपना स्वतंत्र जो उसका अस्तित्व है, उसका सेलिब्रेशन है, तो जरूर ये बात भी होगी कि अगले 50 सालों में क्या करना चाहिए सेशल्स को और भारत की क्या भूमिका है। तो मुझे लगता है इस क्षेत्र को, इस बात को ध्यान में रखते हुए भी बहुत ही प्रेम और बहुत ही सोच समझ के साथ सेशल्स और भारत को साथ काम करना होगा, क्योंकि भारत की जिम्मेदारियां बहुत है और इसीलिए सेशल्स की अपेक्षाएं भी बहुत ज़्यादा है भारत से। बिल्कुल। सी राजशेखर जी, रुख आप ही का कर रहा हूं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या देखने को मिल रही है वैश्विक पटल पर। ऐसे में जो ये द्वीपीय देश हैं, ऐसे में जब ग्लोबल साउथ के जो मंच हैं वहां पर हमने देखा है कि जब इस तरह से भारत प्रमुखता से उनकी आवाज़ उठाता हुआ नजर आता है, तो आपको क्या लगता है वैश्विक शांति के लिए और इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे पार पाने के लिए इन छोटे देशों का या इन छोटे द्वीपों का जो आवाज़ मुखरता से भारत बनता हुआ नजर आया है, वो कितनी बड़ी शक्ति इन देशों को प्रदान करता है? तो जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज जो चर्चा होता है यूनाइटेड नेशंस में, तो
यूएन रिलेटेड फोरम में, तो ये बहुत ही ज़रूरत है कि जो ग्लोबल साउथ डेवलपिंग देश का पर्सपेक्टिव पेश करना। जी। मैं आपको बताता हूँ, जब 35 साल पहले जब हम फॉरेन सर्विस में आए थे, तो उस वक्त ये कहा जाता था कि ये जो ग्लोबल साउथ जो डेवलपिंग जो गरीब देश हैं, उनका आबादी ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा एमिशंस करते हैं। या कि वास्तविकता में जो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, G7 देश हैं, उनके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से जो निकले हैं एमिशंस, हिस्टोरिकल एमिशंस बोलते हैं, तो उससे ज़्यादा बिगड़ गया है जो ओजोन लेयर का जो ब्रीच होना है, और जो ग्लोबल टेम्परेचर वार्मिंग जो होता है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एमिशंस है। तो ये पर कैपिटा तौर से देखे, हिस्टोरिकल अकाउंट देखे, तो ऐसे पर्सपेक्टिव्स जो देना है, जो भारत जैसा देश बहुत सोच समझ के, हमारे जो बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स और लीडर्स हैं, प्रधानमंत्री जी का भी काफ़ी इसमें उत्सुकता से उन्होंने गाइडेंस दिया है हमें कि जी। और कुछ और भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, सीधे वहीं का रुख करते हैं और ये देखिए कि कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है, और इस बैठक में तमाम नीतिगत जो निर्णय हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये तमाम जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, किस तरह से जो आने वाला समय है वो कितना महत्वपूर्ण और मजबूती भरा रहने वाला है, इसीलिए ये चर्चा और ये जो बातें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नज़र आती हैं। इन तस्वीरों के ज़रिए आप समझिए कि विक्टोरिया के सेशल्स में जब प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, तो ऐसे में दो राष्ट्राध्यक्षों के साथ किस तरह से लगातार आगे की जो कवायदें हैं वो और तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। तमाम क्षेत्रों में लगातार हमने देखा है कि जो मजबूती आई है, और आने वाले समय के लिए, एक सुनहरे भविष्य के लिए किस तरह से जो कल्पना की जा रही है, उनको सार्थक बनाने के लिए इस तरह की जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है, न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिहाज से, बल्कि जो आर्थिक, वैश्विक और कूटनीतिक संबंध हैं उनके लिहाज से भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा सकती है। जो नीतिगत मुद्दे हैं और किस तरह से सहयोग के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनका विस्तार किया जा सकता है। विशेष तौर पर जैसे कि भारत की जो भूमिका है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार मजबूत हुई है, और उसे किस तरह से मजबूती दी जाए और किस तरह से एक वैकल्पिक जो श्रृंखला है वो विकसित की जाए, उसके दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोनों देशों के नेताओं ने की प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता। ये दृश्य आप देख रहे हैं अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, जब दोनों देशों के बीच जो रिश्तों की नई उड़ान है उसमें देखते हैं, चाहे आर्थिक विकास की बात हो, तकनीकी सहायता की बात हो, डिजिटल परिवर्तन की बात हो, और उसके साथ ही जो कूटनीतिक और रणनीतिक संबंध हैं उनमें लगातार मजबूती की बात हो, उसको देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। विशेषकर 2014 के बाद से जिस तरह से दोनों देशों के संबंधों में मजबूती आई है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली यात्रा सेशल्स की थी और उसमें 4 महत्वपूर्ण समझौते हुए थे। उसके बाद सागर विजन पर फोकस किया गया था, और इस बार जैसे महासागर विजन पर फोकस किया जा रहा है उसको देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। समुद्री सुरक्षा की जब हम बात करते हैं उसको देखते हुए काफ़ी अहम हो जाता है। इसके साथ ही सूचना साझा करना, संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा भी इसमें शामिल है। तो कई क्षेत्र हैं जिन पर कि विचार विमर्श हो रहा है, और बेहद महत्वपूर्ण बात यह है कि सहयोग के नए अवसर भी इस बार तलाशे जाने पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर राहुल मिश्रा,
ये प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के आप दृश्य देख रहे हैं, अपने आप में ये दृश्य काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब दोनों देशों में सहयोग की हम बात करते हैं और साझा रिश्तों की मजबूती की बात करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं इस बार ये जो पारंपरिक संबंध है उसमें जो गैर पारंपरिक विषय हैं वो भी शामिल हैं और किस तरह से सहयोग के जो नए अवसर हैं वो भी निकल कर आ सकते हैं? प्रधानमंत्री, दो देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच में और कैबिनेट के जो महत्वपूर्ण विदेश और रक्षा नीतियों से जुड़े जो मंत्री होते हैं उनकी उपस्थिति में, तो उसके पीछे तीन बड़े महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। पहला ये कि पिछली जो यात्रा हुई थी हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तब से लेकर के और अभी तक कितना काम आगे बढ़ा है। तो एक स्टॉक टेकिंग का एक्सरसाइज होती है कि भाई हमने इन मुद्दों पर हमने बातचीत की थी, इन पर हमने सहयोग आगे बढ़ाने की कोशिश की, सहमति की थी, अब हम कितना आगे उन मुद्दों पर बढ़े। प्रधानमंत्री मोदी ने इस फॉलो अप या स्टॉक टेकिंग के काम को न सिर्फ भारत में अंदर कैबिनेट के बीच में प्रगति के थ्रू किया, बल्कि विदेश नीति के मामलों में भी हमने देखा है कि दूसरे देशों के प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों से भी ये स्टॉक टेकिंग को बहुत ही एक रेगुलर एक्सरसाइज बनाया। तो ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ऐसा अवसर है जब भारत और उसके नीति निर्धारकों को ये भी सुनने को मिलेगा कि सेशल्स के लिए पिछले हाल के दिनों में, हाल के महीनों में क्या समस्याएं नई निकल कर आई जिस पर बातचीत होनी ज़रूरी है, जो ट्रेडिशनल फॉर्मल एरियाज ऑफ कोऑपरेशन से अलग है, उससे हटकर है। क्या ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई चिंताएं हैं या ऐसे सहयोग के नए प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर बातचीत होनी ज़रूरी है। इस संदर्भ में मुझे लगता है कि एजम्पशन आइलैंड को लेकर जो आंतरिक राजनीति है उससे कुछ अड़चनें पैदा हो रही हैं। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस पर भी बात होगी कि कैसे आपसी सहयोग को, जॉइंट नेवल फैसिलिटी को आगे बढ़ाने के लिए उस पर काम हो। तो ऐसे मुद्दे आते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि संबंधों को स्थिरता देने के लिए हम सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप से आगे से नहीं चल सकते हैं। सिर्फ सहयोग हो या लाइन ऑफ क्रेडिट हो या ग्रांट्स हो या नेवी या आर्मी का सहयोग हो, आपसी उनके बीच में कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन हो, यही बातें महत्वपूर्ण नहीं है। सांस्कृतिक सहयोग, पीपल टू पीपल कनेक्ट, तमाम जो इस तरह के भाषा के तौर पे या साहित्य को लेकर के या धार्मिक जो साइट्स हैं उनकी विजिट को लेकर के, एजुकेशनल एक्सचेंज, हायर एजुकेशनल एक्सचेंज और विश्वविद्यालयों के बीच में सहयोग, शिक्षा संस्थानों के बीच में सहयोग, ये भी क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुझे लगता है कि इस द्विपक्षीय वार्ता में इस पर भी बात होगी। बिल्कुल। सी राजशेखर जी, सी राजशेखर जी, आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि लगातार ये जो वार्ताएं हैं कई बार इसका दृष्टिकोण काफ़ी बड़ा होता है और बुनियादी ढांचे को बहुत ज़्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। आप क्या कहेंगे इन तस्वीरों को देखकर कि जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि जिन जिन पॉइंट्स पर हमने अभी तक बात की है, कितना महत्वपूर्ण ये पूरा क्षण हो जाता है जब इस तरह की वार्ता आगे बढ़ती है और बुनियादी ढांचे का बड़ा विकास देखने को मिलता है? ये जो आप दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ये डेलीगेशन लेवल टॉक्स होते हैं। उसमें पूरा भारत का डेलीगेशन, जो हमारे विदेश मंत्री जी हैं, NSA डोल साहब हैं, और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री है, और हमारे राजदूत रोहित है, और उस तरफ स्पोक्समैन है रणदीप, और ऐसे ही उनकी तरफ से भी जो उनके राष्ट्रपति को असिस्ट करते हुए उनके पूरी कैबिनेट और उनके सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, उस पे एक एजेंडा बनाते हैं। पहले फर्स्ट एक इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस रिलेटेड, दूसरा रीजनल, और तीसरा बायलैटरल, जो ऐसे एजेंडा बनता है। उसमें जो जैसा प्रोफेसर साहब ने बताया है कि पिछले विजिट जो फरवरी में उनके राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक यहाँ आए थे, उस वक्त बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट्स और एग्रीमेंट्स दस्तखत हुए थे, और उनमें से जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो गाइडेंस दिया है, उसमें प्रगति कैसा रहा है। तो एक उदाहरण रूप से 175 मिलियन डॉलर्स का जो उनको मदद करने का, उसमें 50 मिलियन डॉलर का ग्रांट भी मिला के देने का एक डिसीजन हुआ था।
इस बार वो उनका कार्य रूप दिया है। बहुत सारे एम्बुलेंसेस और जो पेट्रोल बोट है उनको डिलीवर किया है। जी। सो ऐसा प्रगति को वो रिव्यू करते हैं और आगे उनकी जो नीड्स जो निकल आते हैं उनका भी डिस्कस करते हैं। और ऐसे ही जो रीजनल इंटरनेशनल क्षेत्र में भी, जैसे मैंने बताया, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव में सेशंस फुल मेंबर बन के वो शरीक होगा। और ऐसे ही जो जॉइंट मैरिटाइम सर्वेलेंस है, जो उससे क्या है, जो हम साथ साथ कर रहे हैं, उसका फायदा भी भारत को बहुत होता है कि जो वहाँ से हिंदुस्तान के सरहद तट तक पहुँचने से काफ़ी पहले हमें ये सूचना मिले कि हम कैसे हमारे सुरक्षा बढ़ाएं। हमारा ही नहीं, बाकी इस क्षेत्र में जो सब हैं उनके जो स्मगलिंग से भी, पायरेसी पे भी और नार्कोटिक्स और ड्रग्स के मूवमेंट पे भी निगाह रखें। तो इनमें ये और टेररिज्म एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल। तो ऐसा चर्चा चलते हैं। वो पहले वो होस्ट के रूप से पहले वो वेलकम ओपनिंग रिमार्क्स कर देते हैं, उसके बाद एजेंडा आइटम बाय आइटम डिस्कस करते हैं। सो इसमें एक ये भी है कि जो जलवायु परिवर्तन जो बताया है, जो सेशल्स बहुत ही अच्छा जगह पे है, जो उनका नेचुरल डाइवर्सिटी इतना अच्छा है। उनको प्रधानमंत्री जी को वहाँ के बोटानिकल गार्डन्स ले जाके दिखाया गया है। वहाँ विशालकाय कछुआ जो है, जो 200-250 साल वो उसका लॉन्जिविटी होता है। तो और ऐसे ही फ्लोरा और फौना, तो इनको कैसे हम कंजर्व करें इसका, ताकि कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो रहे हैं, तो और फिशिंग जो होता है जो रेगुलेटेड कैसा हो, ऐसे मुद्दे होते हैं। और ये भारत और सेशल्स के जब भी चर्चा होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय स्नेहशीलता, सद्भाव और भरोसा से ये बहुत ही चर्चाएं होती हैं। बिल्कुल, चर्चा जो है वो भरोसे से और मजबूत होती है और इसके साथ ही जो हम लगातार सहयोग के नए आयाम देख रहे हैं और नए विषय जो हैं उन पर भी चर्चा हो रही है, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रोफेसर राहुल मिश्रा, आपसे इसी संदर्भ में समझना चाहेंगे, जिस तरह से दोनों देशों ने पहले सागर विजन पर फोकस किया, जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा की बात करता है, जो कि क्षेत्रीय विस्तार की बात करता है, लेकिन उसके बाद जब हम महासागर विजन पर आते हैं जिसमें वैश्विक परिदृश्य भी शामिल हो जाता है, तो ये अपने आप में कितना मजबूत विजन है, इसमें सहयोग जो है ये कितना महत्वपूर्ण है और भारत की दृष्टि से सेशल कितना महत्वपूर्ण है, भारत को इससे क्या मिलने वाला है। जब हम ब्लू इकोनॉमी की भी बात करते हैं, तटीय सुरक्षा तो है ही, इसके साथ जो विकास है, जो अर्थव्यवस्था है और उसके साथ जो तटीय ढांचागत विकास है, उसको कितना विस्तार इससे मिलेगा। देखिए रमा जी, भारत की जो महासागर नीति है, ये इस रियलाइजेशन से ये नीति सामने आई है कि हिंद महासागर या हिंद प्रशांत क्षेत्र को हम सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों के जरिए नहीं साध सकते हैं जी। इस क्षेत्र को अगर हमें समझना है, इस क्षेत्र में भारत को अपनी पैठ बनाए रखनी है और विकास और सहयोग के जरिए इन संबंधों को आगे बढ़ाना है, तो एक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। संबंधों को तमाम देशों के साथ संबंधों को इस तरह से बनाया जाए जैसे कि वो एक माला की लड़ियां, और इसीलिए महासागर नीति में न सिर्फ सकारात्मक सहयोग और आपसी कोलैबोरेशन को बढ़ाने की बात है, बल्कि हर देश की एक भूमिका, मोटे तौर पर एक उसकी सकारात्मक भूमिका इस हिंद महासागर क्षेत्र में कैसी रखी जाए कि भारत के साथ मिलकर वो काम करें और भारत के साथ मिलकर क्षेत्रीय सुरक्षा, स्थिरता और विकास में अपनी भूमिका अदा करें। तो महासागर नीति का ये उद्देश्य है जी। सेशल इसमें फिट होता है इस तरह से, क्योंकि ब्लू इकोनॉमी का चाहे वो क्षेत्र हो, चाहे वो मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस हो, चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के जो चुनौतियां हैं उनसे लड़ना हो, इन सभी में सेशल्स छोटा तो है, लेकिन वो रामायण की उस गिलहरी की तरह बिना उसके सहयोग के, बिना उसके साथ लगे ये काम पूरा नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि महासागर नीति को सफल करने में
सेशल्स जैसे देशों की बहुत अच्छी भूमिका है। उनकी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हिंद महासागर के बारे में हम मानते हैं, प्रशांत महासागर को भी यही कहते हैं, बट हिंद महासागर के बारे में हम खास तौर पे मानते हैं कि इसमें बहुत सारे मैरीटाइम ब्लाइंड स्पॉट्स हैं। बिल्कुल। तो समझने के लिए एयर सर्वेलेंस या सिर्फ बड़े शिप्स या आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जरूरत नहीं है। उसके लिए आपको इन आइलैंड्स की जरूरत है जहां से डोमेन अवेयरनेस को इमीडिएट क्षेत्र में 12 नॉटिकल माइल्स और 200 नॉटिकल माइल्स के नजरिए से समझा जा सके। और इस लिहाज से सेशल्स की, भारत के लिए सेशल्स की महत्ता बहुत बढ़ जाती है, और इस कैपेसिटी को डेवलप करने में सेशल्स के लिए भारत की जरूरत बहुत ऐसे में राहुल जी कुछ और अहम पॉइंट्स हैं, उन पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। जैसे हम जानते हैं कि शिक्षा नीतियों की जब बात करते हैं और इसके अलावा स्वास्थ्य नीतियों की बात करते हैं, क्या उस पर भी एक अलग रोड मैप तैयार होता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरह से आने वाले समय में और ज्यादा ये जो संबंध है वो तो प्रगाढ़ होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है जिसकी आपने पहले बात करी थी कि वहां पर भी हम देख रहे हैं कि भारत ने कई बार मदद भी भेजी थी और उसके बाद भी आगे भी उसमें दृष्टिकोण और ज्यादा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है कि शिक्षा की दृष्टि से और उसके बाद स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं, इन दोनों अहम सेक्टर्स पर किस तरह से सबसे ज्यादा फोकस रखा जा रहा है? देखिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे मैं पहले बात करूंगा, क्योंकि भारत का जो जन औषधि प्रोग्राम है, और एम्बेसडर राजशेखर ने भी इसके बारे में बात कही, ये जो भारत का मिशन है कि फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में हम सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी नीतियों को नहीं बनाएंगे, हम ग्लोबल साउथ के लिए एक फार्मेसी का काम करेंगे जो सस्ते दौर पे न सिर्फ भारत के लोगों को, भारतीयों को, बल्कि भारतवर्षियों को और भारत के मित्र देशों को भी उसका फायदा हो। तो जेनेरिक मेडिसिन को लेकर के सहयोग पहले ही काफी तेजी से आगे बढ़ा है, इसको और आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। मुझे लगता है इस संदर्भ में एग्रीमेंट्स भी होंगे, और जो कॉम्प्लीमेंट्री चीजें हैं, जो देखिए दवाएं आप मौजूद करा देंगे किसी देश की राजधानी में तो उतने से बात नहीं बनेगी। मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत है, और इसलिए एम्बुलेंसेस की सप्लाई है। और इन एम्बुलेंसेस को और दवाओं को आप मौजूद करा देंगे तो डॉक्टर कहां से आएंगे? उसके लिए शिक्षा क्षेत्र में सहयोग की जरूरत है निश्चित तौर पर। खास तौर पर मेडिकल कॉलेजेस को लेकर के, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कैपेसिटी डेवलपमेंट, चाहे वो सिविल सर्वेंट्स के लिए हो या जो सेशल्स के युवा हैं उनके लिए, मुझे लगता है शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावना है। वैसे तो कुछ भारत के महत्वपूर्ण जो संस्थान है उसमें ये सुविधा है कि सेशल्स के युवा और वहाँ के विद्यार्थी आकर पढ़ सकें, लेकिन इसको और अच्छी तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है, खासतौर पर न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और मेडिकल के क्षेत्र में। इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि जो बाकी जो चीज़ें हमारी संस्कृति को समझने के लिए हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के बीच में आपसी इंटरैक्शंस और एंगेजमेंट, क्योंकि डायस्पोरा के मामले में भी वहाँ की जनसंख्या का 8 से 10% जनसंख्या वो भारतीयों की है, और ये वो भारतीय जो आज से 250-300 साल पहले 1770 अगर हम कहें तो वहाँ से, और वो वहाँ के मूल निवासी समझे जाते हैं। तो सांस्कृतिक तौर पर भी दोनों देशों के बीच में एक्सचेंज शिक्षा संस्थानों के थ्रू और विश्वविद्यालयों के थ्रू ही होगा। तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में भी सहयोग को और ज़्यादा इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, ये भी आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर राहुल मिश्रा कि ये जो सांस्कृतिक सहयोग है, ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है उसका कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इसका मजबूत होना अपने आप में जो संबंधों की जो मजबूती है उसको और कितना बड़ा आधार दिखाई देता हुआ? देखिए, सॉफ्ट पावर या सॉफ्ट जो डिप्लोमेसी है, चाहे वो जो सांस्कृतिक कल्चरल डिप्लोमेसी हो या रिलीजियस डिप्लोमेसी हो या जो क्यूलिनरी डिप्लोमेसी है, खान पान हो या भाषा हो या साहित्य को लेकर के हो, लोगों के बीच में आपसी आवागमन जो टूरिज्म के थ्रू है, इन सभी क्षेत्रों में सहयोग या इनमें किसी भी देश की अच्छी पकड़, जो म्यूचुअल ट्रस्ट है, भरोसा जो है दोनों देशों के बीच में, उसको दोनों देशों और उसके न सिर्फ नेताओं और नीति निर्धारकों बल्कि आम जनता के बीच में भी एक सहजता का भाव ले आता है। और ये जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ये जो कंपोनेंट्स हैं, ये देशों के बीच में सामरिक और आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, क्योंकि एक
जो लेवल ऑफ कंफर्ट है वो ऑलरेडी वहां पर मौजूद होता है। भारत और सेशल्स के क्षेत्र में मुझे लगता है कि संबंधों के मद्देनजर मुझे लगता है कि इन क्षेत्रों में सहयोग तो है, उसमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन को और बढ़ाया जा सकता है। जैसे कि भारत के सैलानी, भारत के टूरिस्ट सेशल्स को अगर अपना एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बनाएं और दोनों देशों के बीच में पर्यटन के क्षेत्र में व्यापक सहयोग हो, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो सकता है जिससे कि दोनों देशों के बीच में संबंध और मजबूत हो। जो भी सांस्कृतिक कल्चरल जो डिप्लोमेसी है उसके तमाम क्षेत्रों में सेशल्स की मौजूदगी रही है और उसकी जनसंख्या और उसकी साइज के हिसाब से ये इनको हम कह सकते हैं कि वो ओवरऑल उन्होंने अपना सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस दिया है। लेकिन इन सहयोग के जो आयाम हैं इनको और गहनता से, उनको और बारीकी से उनका परीक्षण करने की ज़रूरत है और सेशल्स को हम एक अपने कल्चरल डिप्लोमेसी का एक आउटपोस्ट के तौर पर बना सकते हैं जी, क्योंकि लोकेशन ऐसी है कि भारत और सेशल्स के बीच में सहयोग को अगर हम इस लेवल तक ले जाएं कि वो भारत का एक कल्चरल फ्रेंडली आउटपोस्ट हो, तो अफ्रीका के देशों के साथ हमारे संबंध और हिंद महासागर के बाकी देशों के साथ भी हमारे संबंधों को और बड़े स्तर पर ले जाने की बहुत प्रबल संभावनाएं रहेंगी। बिल्कुल। सी राजशेखर जी, आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी जब इस तरह की मुलाकातें जब नजर आई थी फरवरी में, तो वहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी तमाम बातें करी गई थी और उसके बाद से अब की बार भी उस प्रस्तावना को और ज्यादा आगे बढ़ाने की जो रोड मैप है वो उसका और ज्यादा तरीके से तैयार किया जा रहा है और यही सब कुछ देख रहे हैं कि लगातार जो अलग अलग नीतियां बनती हुई नजर आ रही है। रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर किस तरह से सेशल्स और भारत आपसी रणनीतियों को देखते हुए आगे एक दूसरे के साथ साझेदारियों को और मजबूत करते हुए नजर आएंगे? वो उनकी आर्थिक प्रगति के लिए सेशल्स की छोटा देश है, सबसे जरूरी है कि पावर एनर्जी के लिए, तो ये पावर के क्षेत्र में उनका पूरा प्लान बना के हम वहाँ के पावर ग्रिड का भी भारत ही निभा रहा है, उनको डिजाइन कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उनका ट्रेनिंग दे रहा है उनका जो पावर ग्रिड के लिए। और उनको इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो 10 साल पहले जो हमने फ्रांस के साथ जो शुरू किया था उसमें सेशल्स फाउंडिंग मेंबर रहा है और तो पूरा उनका क्षमता निर्माण और उसको कैसे डिजाइन करना है उसमें भी भारत उनको दिखा रहा है। जो क्योंकि जो भी आप डेवलप करना चाहते हैं टूरिज्म के लिए भी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए भी, नहीं तो कोई हेल्थ हॉस्पिटल्स, कोई भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है। तो इसलिए तो काफी काम हो रहा है वहाँ का। बिल्कुल, इसी काम पर आपसे बातचीत जारी रखेंगे। हमारे संवाददाता निखिल भी हमारे साथ सेशल्स से जुड़ चुके हैं। निखिल, प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता और इसके साथ ही सेशल्स के राष्ट्रपति के साथ भी जो बातचीत हुई है अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है? और जब हम सहयोग के क्षेत्रों की बात करते हैं तो तमाम सहयोग के क्षेत्र हैं जिसमें समुद्री सुरक्षा है, इसके साथ ही जो सेना का सहयोग है वो भी है। इसके अलावा भी और कौन से ऐसे नए आयाम हैं जो तलाशे जा सकते हैं जिन पर बातचीत हो रही है? जी देखिए, सबसे पहली बात तो एक के बाद एक, जिसको कहते हैं कि जब दोस्ती होती है तो अवसर भी साथ सामने निकल कर आते हैं। और अगर बात करें हम डिजिटल पेमेंट सिस्टम, उसके साथ ही साथ एआई, जो इस तरह के जो विषय हैं जिसमें भारत की एक्सपर्टाइज है, ये विषय निश्चित तौर पर और इनका जो फलक है उसको और बढ़ाया जाएगा, उसको बड़ा किया जाएगा। उसके अलावा जो इनका एग्रीकल्चर है, देखिए इस बात को ध्यान में रखने की जरूरत है कि वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिए जो दरअसल सेशल्स के लिए जरूरत है। यहाँ पर पर्यटन जो है वो 40% के लगभग इनकी इकॉनमी उससे चलती है। उसके अलावा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर में फिर हम इनको स्वच्छ ऊर्जा की बात करते हैं। हम सोलर एनर्जी के तमाम प्रोजेक्ट्स हैं जिसको भारत लीड कर रहा है यहाँ पर, उसके जरिए यहाँ पर जो इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा वेजिटेबल चिलिंग प्लांट्स है, उसको भी सोलर ऑपरेटर्स के जरिए उसको यहाँ पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर दी जा रही हैं। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को भी पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए, क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन से जूझने वाले अगर जो जिससे दुनिया जूझ रही है उसमें सेशल्स और भारत
मिल करके इन चीजों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सेशल्स का भी जलवायु परिवर्तन के चैलेंज को रोकने के लिए एक बड़ा कमिटमेंट है, ठीक उसी तरह से जैसे भारत का है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर इस एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए, यहाँ की जो स्वच्छता और जलवायु, एक बेहतर जलवायु जो उसको बनाए रखने के लिए और पूरी दुनिया की जलवायु को बेहतर बनाए रखने के लिए वो भी काम हो रहा है। उसके अलावा जो सामरिक और रणनीतिक जो बातें हैं, जो सहयोग है, रक्षा सहयोग है, वो तो है ही। जब हम नागरिकों के बीच में सहयोग की बात करते हैं तो यहाँ पर लगभग 10% भारतीय मौजूद हैं, जिनमें से अगर हम उसको आधे आधे कर लें, जो भारतीय मूल के हैं और कुछ यहाँ पर जो NRIs हैं वो जो यहाँ पर है, तो कुल मिलाकर उनका बड़ा योगदान है सेशल्स के निर्माण में। और उसके बाद ITEC जैसे प्रोजेक्ट्स हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं जो लगातार भारत इन प्रोग्राम पे चला रहा है। तो बहुत से युवा ऐसे मिले हैं जो इंडिया आते हैं, इन प्रोग्राम्स को सीखते हैं, वहां पर इसमें ट्रेनिंग लेते हैं, क्षमता निर्माण जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद वो फिर यहाँ पर सेशल्स में आकर अपने देश के विकास में बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो जो पीपल टू पीपल टाइज है, वो उनका जुड़ाव भी कई तरह से हो रहा है। और खासतौर पर जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पर, उसका सेशल्स में बहुत ज्यादा उसको एक बहुत अच्छे बेहतर नजरिए से देखा जाता है। उनका बड़ा योगदान है यहाँ की सोसाइटी में, यहाँ के विकास में, और ओवरऑल जो जिस परिश्रम के साथ में और जिस कमिटमेंट के साथ में जो भारतीय हैं वो जो जुटे हुए हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में पीपल टू पीपल टाइज की बात हो, जो आपने नए क्षेत्रों की बात कही, वो तकनीकी क्षेत्र में हूँ, और उसके बाद फिर जो रक्षा क्षेत्र है, समुद्री सुरक्षा की बात है, वो सारे विषय आप लगातार उन पर चर्चा कर ही रहे हैं, चाहे वो फास्ट पेट्रोल वेसल्स हो या फिर इस समुद्री रूट को सुरक्षित रखने की बात हो, एक सुरक्षित नौवहन की बात हो, वो सारे विषय आपने लगातार आपकी चर्चा में है। निश्चित तौर पर आप बने रहिए निखिल हमारे साथ। प्रोफेसर राहुल, आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि हमने देखा है ये तमाम नीतियां साफ तौर पर नजर आती हैं। निखिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और प्रोफेसर राहुल, क्योंकि साफ तौर पर कि जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा जो हालात हैं, सबसे पहले एक बार और निखिल का रुख कर लेते हैं। निखिल, क्योंकि ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जो मौजूदा स्थितियां हैं वो साफ तौर पर इशारा कर रही है एक बेहतर भविष्य के लिए, तो ऐसे में साफ तौर पर किस तरह का दृष्टिकोण यहां से रखते हुए नजर आएंगे जिससे जो भविष्य है वो और सुनहरा हो? निश्चित तौर पर भविष्य को सुनहरा करने की कोशिश की जा रही है, और यही वजह है जब से ये नई सरकार आई है पैट्रिक अर्मीनी की, उसके बाद से ये जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनको एक नई उड़ान मिलती देखी जा सकती है। गौरव, आप देखिए कि पिछले 9 महीनों में 3 हाई लेवल विजिट्स हुई हैं, चाहे वो उपराष्ट्रपति के हो, प्रेसिडेंट की अर्मीनी की जो यात्रा है भारत के लिए वो हुई है, और इसी वर्ष फरवरी में हुई थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो कितना एक हाई वैल्यूड पार्टनर है सेशल्स इन यात्राओं से समझा जा सकता है। और इसको और आगे ले जाने के लिए, जैसा कि आपने कहा, कि आप समझ सकते हैं कि तमाम नए क्षेत्रों में समझौते, चाहे वो डिजिटल आदान प्रदान हो, जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं डिजिटल के क्षेत्र में, या फिर AI के क्षेत्र में, साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में, और उसके अलावा जो हमारी नौसेना है, दोनों नौसेनाओं के बीच में जो आपसी रणनीतिक और सामरिक सहयोग है, वो भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। जाहिर तौर पर वो अपने आप में बहुत मायने रखता है इस पूरे क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, एक सुरक्षित नौवहन रूट बनाए रखने के लिए, और जो भौगोलिक स्थिति है सेशल्स की, उस लिहाज से ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कुल मिलाकर सेशल्स और भारत के रिश्ते, अगर मैं कहूँ कि अभी दरअसल देखा जाए तो जितना हम आए हैं उतने ही आगे हमको और जाना है, और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिनको टैप किया जा रहा है, जिनको खोला जा रहा है, और जिसको कहते हैं माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो उस लिहाज से बहुत बहुत लंबा रास्ता अभी भी आगे तय करना है। लेकिन जो शुरुआत है, या ये कहूँ कि जो तेजी है, जो स्पीड है, वो लगातार हम देख पा रहे हैं कि द्रुत गति से दोनों देश एक जिसको कहते हैं कि साथ में मिल करके डेवलप करने के लिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल जुड़ने के लिए हमसे। प्रोफेसर राहुल का हम रुख करते हैं। प्रोफेसर राहुल, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो ये आपसी सहयोग है, इसमें भारत लगातार और ज़्यादा सहयोग अपना बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो सेशल्स के लिए कितना बड़ा ये अवसर है, और साफ तौर पर आने वाले समय में जैसा कि हम देख पाएंगे जो तमाम अलग अलग क्षेत्रों में जो ये विकास की इबारत लिखी जा रही है, ये कितना निर्णायक मोड़ लेती हुई नजर आएगी जब भविष्य हम देखते हैं और तमाम चुनौतियां जो वैश्विक पटल पर हैं उनको देखते हैं?
देखिए, सेशल्स के लिए खाद्य सुरक्षा से लेकर के और समुद्रिक सुरक्षा तक सभी क्षेत्रों में भारत की बहुत ही महत्वपूर्ण और मैं कहूँगा निर्णायक भूमिका है। तो सेशल्स के लिए जो इंपोर्ट के आइटम्स हैं उसमें सिर्फ फार्मास्यूटिकल नहीं है, उसमें चावल भी है जी, उसमें दालें भी हैं। तो खाद्य सुरक्षा के लिए सेशल्स भारत पर मोटे तौर पर भारत पर निर्भर है, क्योंकि एक छोटा सा देश है, बहुत ज़्यादा कृषि के लिए अनुकूल उनके पास ज़मीन नहीं है, तो भारत की ज़रूरत है उस क्षेत्र में। मछलियों के लिए फिशरीज क्षेत्र में भारत की उन्हें ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज एडवांस जो बड़े इंडस्ट्रियल लेवल के ट्रॉलर्स होते हैं जिससे कि फिश एक्सट्रैक्शन होता है, उस समस्या से जूझने के लिए और अभी हम देख रहे हैं कि हिंद महासागर के क्षेत्र में भी दुनिया के तमाम देश, चीन जैसे देश, वो इंडस्ट्रियल लेवल ट्रॉलर्स लेकर के आते हैं और मछलियों को एक बड़े पैमाने पे एक पूरे क्षेत्र से ही गायब कर देते हैं। तो ऐसे में छोटे देशों के लिए अब वो स्मॉल फिशिंग बोट से मछली पकड़ने का समय जा चुका है। उन्हें ज़रूरत है ऐसे देशों के भारत जैसे देश के साथ सहयोग की IUU जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल इलीगल एंड अंडर रिपोर्टेड फिशिंग, उससे जूझने में मदद चाहिए। समुद्रिक सुरक्षा के लिए काफ़ी बातें पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन भारत जो बोट्स मुहैया करा रहा है, भारत जो पोर्ट्स डेवलपमेंट की बात कर रहा है, वो भी एक समग्र विकास के लिए उसकी भी ज़रूरत है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने पहले ही बात की कि कैसे भारत के सहयोग से उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही। तो मोटे तौर पर अगर कहा जाए तो सेशल्स के लिए भारत के साथ एक लंबे समय लॉन्ग टर्म जो सहयोग है उसको बढ़ाने के पीछे कैपेसिटी बिल्डिंग, आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के जो चिंताएं हैं उस पर साथ काम करना और उनकी व्यापक लॉन्ग टर्म सुरक्षा, सामुद्रिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन मुद्दों पर भारत की उन्हें ज़रूरत है। भारत के साथ वो सहयोग चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ सेशल्स ये भी चाहता है कि भारत और सेशल्स मिलकर ऐसे काम करें कि सेशल्स की जो आर्थिक जो प्रगति है, सस्टेनेबल प्रोग्रेस जो है, सस्टेनेबल ग्रोथ जो है ब्लू इकोनॉमी के जरिए, वो भी बढ़े और भारत के साथ मिलकर के सेशल्स इस क्षेत्र में भी क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी सेशल्स अपना एक सहयोग दे सके भारत के साथ मिलकर। तो मुझे लगता है कि महासागर नीति के तहत वो भी एक क्षेत्र है जिसमें सेशल्स चाहता है कि वो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और अपनी क्षमता के अनुसार वो उसे सहयोग करे। तो यहाँ हमें ये जरूर देखना है कि ये ट्रांजैक्शनल पार्टनरशिप नहीं है जिसमें दोनों देशों को जो है वो आधा आधा रास्ता तय करना है। दोनों ही देश जानते हैं कि भारत को कहीं 100 में से 80 और 90 कदम चलना होगा, तो शायद सेशल्स 10 या 15 कदम चल सके। और इसके लिए दोनों देशों के बीच में सहमति है, दोनों देशों के बीच में एक मोटे तौर पर नीतिगत एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी रिलेशनशिप अनइक्वल होगी लेकिन अनइवन नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है इस दोस्ती के बीच में। बिल्कुल, ये बेहद महत्वपूर्ण है। सी राजशेखर जी, आपसे इसी विषय में समझना चाहेंगे। जिस तरह से हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि कई जो पारंपरिक क्षेत्र हैं उससे अलग हटकर डिजिटल इकोनॉमी है, AI है, इसके क्षेत्र में भारत का जो सहयोग है वो काफ़ी महत्वपूर्ण वहाँ पर हो सकता है और ये वार्ता उस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसके साथ ही जब हम आर्थिक संबंधों की बात करते हैं, अगर हम आयात देखते हैं, भारत का $350.39 मिलियन है, लेकिन जो निर्यात है वो $83 मिलियन है। तो जिस तरह से सेशल्स को निर्यात की हम बात कर रहे हैं, चाहे कृषि प्रोडक्ट हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल्स हैं, तो इसमें किस तरह से वृद्धि की जा सकती है? 30 साल पहले जब मैं पहले ये से समिट मीटिंग्स में जाता था तो मैं देखता था कि दूसरे देश के ऐसे सेशल्स जैसा देश के जो राष्ट्रपति जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, वो पूछते थे कि भारत से हमें इन क्षेत्र में हमें सहयोग चाहिए, जैसा जो कृषि हो, एग्रीकल्चर हो, तो नहीं तो फिशरीज हो। मगर जैसा रिसेंट पास्ट में जैसा भारत ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रगति किया है, उसके बाद ज़्यादातर देश सेशल्स को भी शामिल करके ये मानते हैं कि आप जैसा हमें भी जो आधार जैसा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए,
तो उस पे एक काम अच्छा हो रहा है कि हमारा टूरिस्ट भी, डायरेक्ट फ्लाइट्स भी है, तो वो एक बात है। और दूसरी बात है, तो ज़्यादातर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में अच्छा काम हो रहा है, जो उनको, उनके सिविलियंस को भी और उनके गवर्नमेंट ऑफिसर्स को भी भारत में उनको जो जो क्षेत्र में उनको ट्रेनिंग चाहिए, वो वोकेशनल ट्रेनिंग हो, नहीं तो क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, पुलिस हो, सोशल डेवलपमेंट हो, हेल्थ हो, ई मोबिलिटी, इन तमाम क्षेत्रों में तो जैसा तय होता है पिछले फरवरी में जो तय हुआ है जॉइंट विजन, उस हिसाब से तो फॉलो अप चल रहा है। जैसे महासागर का ये एक्रोनिम का हमें दिया है, म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। ये सस्टेनेबल, जैसे प्रोफेसर मिश्रा जी ने कहा है कि ये ट्रांजैक्शनल नहीं है, और ये भी सत्य है कि भारत बहुत बड़ा है, सेशल्स बहुत छोटा है, इसलिए जो उनका बीच में जो पार्टनरशिप है, तालमेल बहुत अच्छा है कि तो लॉन्ग टर्म पार्टनर बन के सस्टेनेबल म्यूचुअल डेवलपमेंट के लिए प्लान्स, विजन और प्लान्स बना रहे हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर राहुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं लगातार और प्रगाढ़ होते हुए नजर आए हैं, क्योंकि वर्षों से जो भारत मूल के लोग हैं उन्होंने भी बड़ा योगदान अपना दिया है। वहाँ पर इंटरनली अगर हमने देखें तो जो विकास देखने को मिला है उसमें बहुत बड़ा रोल कहीं ना कहीं भारतवंशी लोगों का भी नजर आता है। किस तरह से ये जो लगातार अलग अलग तरीके से अलग अलग क्षेत्रों में जो इजाफा देखने को मिला है, क्या यही है कि सेशल्स और भारत के जो मैत्रीपूर्ण संबंध हैं वो लगातार तो प्रगाढ़ होते हुए नजर आए हैं, जो आने वाले समय में और ज्यादा दिखेंगे इस पूरी बैठक के बाद, इस पूरे दौरे के बाद। लेकिन वहां पर जो भारतवंशी हैं, जो भारतीय लोग वहां पर रहते हैं, उनकी कितनी बड़ी भूमिका यहां पर नजर आती है, जो इस तरह की नीतियों को और ज्यादा सार्थक करती है और ज्यादा मजबूत करती है? देखिए गौरव जी, सेशल्स में भारतवर्षी और भारतवंशी दोनों की वहाँ पर मौजूदगी है, और इन दोनों का ही वहाँ पर योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। शुरुआत के दौर में जब हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर था या जो इंडस्ट्रियल आउटपुट के क्षेत्र थे, उसमें भारतवंशियों का योगदान था। वो वहाँ पर एक लेबर फोर्स के तौर पर गए थे, कुछ समय उन्होंने उस क्षेत्र में काम किया, ब्लू कॉलर जॉब्स की, और आज भी एक अच्छा खासा तबका ब्लू कॉलर जॉब्स में है वहाँ पर। लेकिन समय के साथ साथ भारतवंशियों ने वहाँ पर वो सर्विसेज सेक्टर, प्रोफेशनल सेक्टर्स की ओर रुख किया, और आज वो अच्छी स्थिति में है। एक अच्छा उनका योगदान है सेशल्स की अर्थव्यवस्था में। साथ में जो भारतवर्षी गए सेशल्स में, भारत के निवेश और आर्थिक सहयोग के तमाम इंडस्ट्रियल जो भी इन्वेस्टमेंट हुए, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट हुए, उनके तहत तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी है, और एयरटेल भी है, टाटा मोटर्स भी है, और अशोक लेलैंड है। तमाम कंपनीज जो भारत की वहाँ पर हैं, उनके ऑपरेशंस को चलाने के लिए भारतीयों की जरूरत थी। बिल्कुल। तो ये जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस हैं, इनका भी योगदान बहुत अच्छा है। ये मैं कहूँगा कि एक नई वेव लेकर आते हैं। कहीं किसी भी देश में डायस्पोरा की प्रेजेंस को वो एक नई ऊर्जा से भर देते हैं, क्योंकि ये भारत से टेम्पररीली, बहुत सारे केसेस में टेम्पररीली गए हुए लोग होते हैं, और वो सिर्फ जो भारत की आर्थिक प्रगति है, विकास है, जो डायनेमिज्म भारत का, उसको डायस्पोरा के साथ मिक्स करते हैं। तो ये दोनों भारतवर्षी और भारतवंशी मिलकर जो डायस्पोरा की डायनेमिक्स को एक तरह से कहूँगा कि रिवाइव करते हैं, उस पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी जी ने ध्यान दिया है। और इसी योगदान को लेकर के, जो सदियों से चला आया योगदान है, और जो भारतीयों का योगदान दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था में, उनकी सुरक्षा में, उनके सामाजिक ढांचे के निर्माण और उसके सामाजिक ढांचे को मजबूती प्रदान करने में जो योगदान है, उसको कहीं भी और किसी भी स्तर पर हम नकार नहीं सकते। सेशल्स के साथ भी यही एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, और इसीलिए मुझे लगता है कि डायस्पोरा के योगदान को दोनों देश भी समझते हैं, और भारत ने हमेशा, प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा इस पर एक खास
नज़र रखी है, एक खास इसको वरीयता दी है, जो मुझे लगता है सेशल्स के संदर्भ में भी देखने को मिलेगी। बिल्कुल राहुल जी, और जिस तरह से विकास कार्यक्रमों की बात कर रहे हैं, आईटेक है, आईसीसीआर है, इसके साथ ही आईएएफएस है, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और काफ़ी सफल भी रहे हैं। क्या इस तरह के जो कार्यक्रम है और भी ज़्यादा जो है बढ़ाए जा सकते हैं? किस तरह पर इनसे बात हो सकती है, विशेषकर जब हम युवाओं की बात करते हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, क्षमता निर्माण जो है वो भी फोकस में है। जी बिल्कुल, मैंने जैसा कि पहले कहा कि क्षमता निर्माण या कैपेसिटी बिल्डिंग एक बड़ा आयाम है, एक मजबूत पिलर है भारत और सेशल्स के बीच की दोस्ती के लिए। लेकिन आपने रमा जी, आपने जिक्र किया है आईटेक का, जो टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनिशिएटिव है, विदेश मंत्रालय इसको चलाता है, जिसमें होता क्या है कि जो विकासशील देश हैं उनके देशों के लिए एक कोटा सेट होता है और सेशल्स का इसमें से हमेशा उसकी मौजूदगी रही है। सेशल्स के जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी ध्यान भी दिया है कि वो आईटेक में अपना पार्टिसिपेशन करें और भारत उनकी तमाम तौर पर उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की कोशिश करता है। लेकिन मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि क्षमता निर्माण के क्षेत्र में आज जब हम देख रहे हैं कि न्यू और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का क्षेत्र हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, डिजिटल और डीप टेक का क्षेत्र है, ऊर्जा के जो नए क्षेत्र आ रहे हैं, सोलर या इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बात है, इसके साथ ही साथ जो पुराने जो कन्वेंशनल सेंटर्स हैं, कन्वेंशनल सेक्टर्स या सब सेक्टर्स हैं जो कैपेसिटी के, वो हैं इंजीनियरिंग में, ड्रिलिंग में, सामुद्रिक जो ऊर्जा के लिए जो तकनीकें होती हैं, इंजीनियर्स खास तौर पे जो ओशियानिक एनर्जी पर काम करते हैं, जो ओशियानिक एनर्जी प्रोडक्शन पर मीथेन बेड्स को ऊर्जा के लिए उनको खोजना और उसके लिए ऊर्जा का उत्पादन करना, ये तमाम क्षेत्र हैं जिसमें भारत की तमाम जो संस्थाएं हैं वो सेशल्स के लोगों को, सेशल्स के युवाओं को अपने साथ जोड़ सकते हैं। मेडिकल का क्षेत्र मुझे लगता है, मेडिकल और पैरामेडिकल दोनों, चिकित्सा के क्षेत्र, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, उनके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम या सर्टिफिकेट प्रोग्राम मुहैया कराने के साथ साथ जो पैरामेडिक्स हैं उनकी भी हमें बहुत ज़रूरत है। सेशल्स जैसा देश जो छोटा सा एक द्वीपीय देश है, उसके लिए पैरामेडिकल क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सुनामी के बाद भारत ने कई बार कई देशों के साथ द्विपक्षीय स्तर पर भी और बहुपक्षीय स्तर पर भी एक डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के कार्यक्रम शुरू किए। इसमें दूसरे जो बड़े देश हैं उनका भी योगदान रहा। जापान ने हिंद महासागर में काफ़ी मदद की है इन देशों की। तो डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के लिए भी भारत ने काफ़ी कदम उठाए हैं। मुझे लगता है कि उसको क्षमता निर्माण से जोड़कर पैरामेडिक्स के लोगों के लिए मुझे लगता है कि नए अवसर निकाले जा सकते हैं और इस क्षेत्र में भारत सेशल्स की बहुत बड़े पैमाने पर मदद कर सकता है। निश्चित तौर पर राहुल जी और सी राजशेखर जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजशेखर जी, फरवरी 2026 में जिस तरह से जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई थी सेशल्स के लिए, हमने देखा था कि काफ़ी बड़ा वो अमाउंट था। और ऐसे में अभी जो हम देख रहे हैं कि उनका जो फोकस है वो किन किन क्षेत्रों में नज़र आता है जब इस तरह के आर्थिक पैकेज साफ तौर पर देखने को मिलते हैं और ज़मीनी स्तर पर वो जब उतरते हैं और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो आपको क्या लगता है ये किस तरह का स्टेप था और कैसे इससे जो सेशल्स है उसको और ज़्यादा मजबूती मिलती आई जब भारत ने उसकी मदद की? धन्यवाद। ये इस पे हमारे जो राजदूत है रतीश वहाँ, वो उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है कि फरवरी में जो उनके राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक आए थे उस वक्त 170 मिलियन डॉलर की पैकेज, लगभग 175 मिलियन डॉलर्स की एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज दिया गया। तो देखे तो एक आबादी 1.25 लाख की और इकोनॉमिक पैकेज 175 मिलियन डॉलर्स का, इतना हमें हमारे एक जिले में भी नहीं हो सकता है शायद, मगर बहुत खास ये हमारा रिश्ता है, पार्टनरशिप है, भाईचारा है, इसलिए दिया। इनमें से
दो बड़े मोटे मोटे कैटेगरीज है। एक है जो ठीक है। डिफेंस क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ाने के लिए उनको जो ठीक है, equipments आप बने है, रहिए हमारे कुछ साथ, कुछ और भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं अपने